नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और खास बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, 8 दिसंबर की तारीख हिंदुस्तान के लिए काले अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में इसी दिन 8 तारीख को यानी कल जो एक खबर, जिस खबर ने पूरी देश और पूरी दुनिया को हतप्रभ कर दिया। पूरे हिंदुस्तान के लोग इस सदमे में कि आखिर ये क्या हुआ। कल हमने हमारे 13 वीर जवान कह सकते हैं, अधिकारी हम कह सकते हैं, जिनको हम लोगों ने खो दिया। सीडीएस बिपिन रावत साहब समेत 13 लोगों का जो कल विमान क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, निधन हुआ, और वाकई पूरे देश के लिए एक बेहद दुखद खबर। किस तरह का सफर था रावत साहब का, किस तरह से ये दुर्घटना हो सकती है, क्या बातें हो सकती हैं, क्या माहौल हो सकता है जब इस तरह की कोई घटना होती है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड जनरल मेजर अनुज माथुर साहब। माथुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले माथुर साहब, जानना चाहूंगा कि कल की जो घटना रही है, आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया। देखिए, ये जो कल हादसा हुआ, ये बहुत दुखदाई और बहुत ही क्षोभ पैदा करने वाला हादसा है। एक साथ इतने सारे लोगों का हमसे जुदा हो जाना। लेकिन मैं इस समय आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो कि गीता में भी लिखा हुआ है, कल मैंने किसी चैनल पे भी कहा था कि एक सैनिक के लिए अपनी ड्यूटी के को आगे करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने से बेहतर कोई काम नहीं होता। जनरल रावत और उनके साथ जो 13 व्यक्ति थे, इंक्लूडिंग मिसेस मधुलिका रावत, वो भी एक ड्यूटी पर थी। मैं आपको समझाऊंगा कैसे ड्यूटी पर थी जी। तो उन लोगों ने अपनी ड्यूटी को सही प्रकार से अंजाम देते हुए वीर गति को प्राप्त किया है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि एक्चुअली घमंड करने की बात है, गर्व की बात है। हालांकि बहुत दुख है, बहुत शोचनीय है। एक देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मझदार में हमसे जुदा हो गया, लेकिन उसी के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी मेरे हिसाब से हर सैनिक जो सेना में ज्वाइन करता है, जब मैंने भी ज्वाइन किया था, तो मेरा भी अल्टीमेट एम यही था कि यदि आवश्यकता हो तो मैं अपने प्राण देश पर ड्यूटी के दौरान न्यौछावर कर सकूं। तो इन लोगों ने वही किया है, और ये सब एक साथ हम दुख मना रहे हैं, लेकिन इनके लिए बहुत हमको गर्व करने की भी आवश्यकता है कि उन लोगों ने अपनी ड्यूटी के लाइन में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। जी जी। मित्र साहब, जैसा कि आप बता रहे थे कि क्या इस तरह से क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, और जानकारी में ये भी है कि आपने भी रावत साहब के साथ में वक्त गुजारा है, ड्यूटीज वगैरह कुछ की है, तो कुछ कोई पुराना अनुभव बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने रावत साहब के साथ बहुत अच्छा और बहुत नजदीकी से वक्त गुजारा है। एक हेडक्वार्टर्स में हम दोनों, वो मेरे इमीडिएट बॉस थे, और हम दोनों एक ही हेडक्वार्टर में काफी समय तक रहे हैं, और उसके बाद भी मैं उनके साथ जुड़ा रहा हूं। और उसके पहले से जनरल रावत एक ऐसी शख्सियत थे जो कि बहुत से आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक रोल मॉडल थे। आप उनका करियर अगर ट्रेस करेंगे शुरू से, देखिए जब वो जेंटलमैन मतलब जो ट्रेनिंग में थे, मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने सोर्ड ऑफ ऑनर को प्राप्त किया था। सोर्ड ऑफ ऑनर का अर्थ होता है कि वो जितने भी 250-300 ऑफिसर्स उस समय पास आउट हुए थे, उनमें ओवरऑल मेरिट में पहले स्थान पे रहे। तो वो शख्सियत पहले दिन से नंबर 1 स्थान में रही है, और इसीलिए वो सबके लिए एक रोल मॉडल टाइप रहते हैं। उसके बाद जब उनका करियर इनिशियली शुरू हुआ, तो उन्होंने अपना अधिकतर समय कॉम्बैट एरियाज में, कॉम्बैट एरिया का अर्थ होता है जहां पर एक्टिविटी चल रही है और जहां पर हालात मुश्किल हैं, और जहां पर कि आपकी लीडरशिप का और आपकी कमांडरी का असली टेस्ट होता है, वहां पर उन्होंने काम किया हर रैंक। जी। उसके बाद जितना भी आप अचीव कर सकते हैं एक आर्मी ऑफिसर के तौर पे, अपने प्रोफेशनल करियर में और अपने सोशल करियर में, वो उन्होंने अचीव किया। फिर उन्होंने अपनी बटालियन डिफिकल्ट एरियाज में, ऑपरेशनल एरिया में कमांड करी, ब्रिगेड ऑपरेशनल एरिया में कमांड करी, और ब्रिगेड को इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने कमांड किया कि उनका सिलेक्शन हुआ
कांगो में इंडियन आर्मी की ब्रिगेड को कमांड करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रिगेडियर शायद अपने हिंदुस्तान की आर्मी का होता है, वही यूएन मिशन में अपनी ब्रिगेड को कमांड करने के लिए चुना जाता है। उनका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने वहां चुना, और वहां भी पहुंचते ही 10-15 दिन के अंदर कोई एक्चुअल कॉम्बैट एक्टिविटी शुरू हुई, जिसको कि इन्होंने बहुत ही सही तजुर्बे के साथ और सही तरीके से उस पर कंट्रोल किया। उसके बाद इन्होंने अपना डिवीजन बारामूला में इंसर्जेंसी के टॉप के टाइम पर कमांड किया। कोर इन्होंने दीमापुर में, पूरे नॉर्थ ईस्ट के तमाम इंसर्जेंसी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस इनके अंडर में हुए। जो बर्मा में अंदर जाकर के उनको जो भी एक्टिविटीज हमने करी, उन सब के लिए ये जिम्मेदार थे। फिर जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो ये वाइस चीफ थे। वाइस चीफ जो इंडियन आर्मी का है, उसके दो जरूरी काम होते हैं। सबसे पहला, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट उसके अंडर में होती है, और तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस को एकदम से देख करके काम करना उनका होता है। और इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो इस सर्जिकल स्ट्राइक का सेहरा जनरल रावत के सिर बांधा जा सकता है, क्योंकि उस समय ये मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे, और इनके समय में ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए। उसके बाद 2017 में फिर इन्होंने ये चीफ बनाए गए। ये भी हमें याद होना चाहिए कि चीफ भी दो लोग इनसे सीनियर मौजूद थे, फिर भी इनको चीफ बनाया गया। तो ये मेरे ख्याल से काफी है, इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, समझने के लिए कि काबिलियत उनकी क्या रही होगी, उन पर विश्वास सरकार का क्या रहा होगा। और आके साथ ही डोकलाम का जो है वो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, और उस डोकलाम को जैसे हमने हैंडल किया, उससे देश की साख पूरी दुनिया में पड़ी। जी। और उसके बाद ये सीडीएस बने, और जब ये सीडीएस बने तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार के उन्होंने काम किए। जो गलवान का एक्शन है, उस गलवान के एक्शन की मिनट टू मिनट एक्टिविटी ये सीडीएस थे, और जो सब फोर्सेस जिन्होंने, जो एयरफोर्स ने वहां काम किया और जिन्होंने भी वहां काम किया, सबने इनके डायरेक्ट कंट्रोल में काम किया। और इसे हमें पता है कि क्या हुआ कि चीन को पहली बार अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ा। वो अपनी मर्जी से नहीं किया, मजबूर किया उसको हमने, हमारी सेनाओं ने और बिपिन रावत साहब की शख्सियत ने। हाँ जी। मेजर साहब, ये जिस तरह से कल जो घटनाक्रम हुआ, आखिर चूंकि आपका पुराना एक अनुभव है, आपने भी इन इलाकों में सेवाएं अपनी दी हैं, क्या लगता है कि क्या वजह इनमें क्या मौसम हो सकता है, या कोई टेक्निकल कुछ हो सकता है वजह? क्योंकि काफी मैं आपको आपका मैं प्रश्न समझा, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इसके बारे में दो बातें आपको साफ बताना चाहता हूँ। एक तो ये होता है कि जो भी ये मशीन है, ये जो हेलीकॉप्टर है MI-17 5B5, ये बहुत ज्यादा तकनीकी रूप से सक्षम जहाज है, पहली बात। दूसरी बात, जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है, इसी जहाज में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम सर्विसेज के चीफ्स इसी जहाज में अपना काम करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए सफर करते हैं। जी। दूसरी बात ये होती है कि जब भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है, सीडीएस जा रहे थे, तो हर पहलू को, हर एंगल को डिटेल में पूरा देखा जाता है, में लिया जाता है, और फिर उसके जहाज को उड़ाया जाता है। द बेस्ट पॉसिबल पायलट उसके साथ होता है, और तब कहीं जाकर के उसके साथ में इस जहाज को उड़ाया जाता है। तो जहां तक प्रश्न तकनीकी इसमें इसकी सक्षमता का है, उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। जहां तक पायलट की सक्षमता का है, उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। जहां तक मौसम के बारे में जानकारी का समय है, वो है, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, सुलूर से वेलिंगटन तक का रास्ता बाय रोड भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा। तो यदि अगर कोई समस्या होती वेदर की, या कोई तकनीकी समस्या होती, या कुछ होता, तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा होता कि रावत साहब आप ना बैठे, जहाज में समस्या हो सकती है। तो तमाम किस्म की ब्रीफिंग्स होती हैं, वेट मेट ब्रीफिंग होती है, वेदर वालों से लिया जाता है, सब कुछ होता है, तब कहीं जाके डिसाइड करते हैं। तो इस घटना को अवॉइड किया जा सकता था या रोका जा सकता था, ये मुझे लगता नहीं कि संभव है, क्योंकि ये सब चीज अपनी जगह सब ठीक थी। वेलिंगटन में मैं रहा हूं 1 साल। वेलिंगटन की एक खासियत है, वहां का जो वेदर होता है वो सडनली पैकअप हो जाता है। जैसे आप बात कर रहे हैं और 2 मिनट के अंदर वहां पर जबरदस्त क्लाउड्स आ जाएंगे। ओके, हमको पता नहीं। तो ये बात, ये एक संभावना है। दूसरी बात ये होती है कि
कि वहां पर इतना छोटा रास्ता था, लेकिन ये हवाई जहाज एयरबोर्न रहा काफी समय तक, 35 मिनट तक। तो शायद, क्योंकि मशीन मशीन है, किसी भी मशीन बिल्कुल। में कभी भी कोई खामी आ सकती है, तो एक संभावना है कि शायद कोई टेक्निकल स्नैग डेवलप हो गया हो इन फ्लाइट। एक आपने देखा होगा कि जब कभी चैनल्स पे कोई वीडियो चल रहा है, किसी सैलानी ने वहां पे एक वीडियो खींच लिया है, और उसमें आप बिल्कुल। देखेंगे तो मेरे को जो स्ट्राइकिंग बात उसमें लगी वो ये है कि जो हेलीकॉप्टर है उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जितना एक वीडियो के अंदर आना चाहिए, उतना मेरे हिसाब से वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं आया है। इसका मतलब जी। ये है कि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, उसका कोई इशू जरूर रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि वो लगभग खड़ा सा दिख रहा है और बहुत धीरे धीरे आगे चल रहा है। तो ये भी संभव है कि उस समय वो पायलट को कुछ लगा हो कि भाई जहाज में खराबी आ गई है और वो कोई जगह ढूंढ रहा हो, सेफ जगह, जहां पर कि वो उसको बिल्कुल। जहाज को सेफ्टी के साथ लैंड कर सके। तो मुझे जहां तक लग रहा है वो ये है कि कोई तकनीकी समस्या उस टाइम पर डेवलप हुई है, एक संभावना। दूसरी संभावना, ये लो लेवल पे ये फ्लाइंग करता है, हालांकि जब भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो ये मूवमेंट हमेशा हाई लेवल पर है। जितने भी इंपेडिमेंट्स रास्ते में होते हैं उन सबसे क्लियर करते हैं, कोई बिल्कुल। इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो किसी वजह से इट मे हैव लॉस्ट हाइट और कोई टकराव हो गया हो, क्योंकि पायलट को दिखाई भी देता है, लेकिन फॉग आ गया हो और कोई दुर्घटना वैसे हो गई हो, वो भी है। और मेरे ख्याल से इसके अलावा बाकी चीजें ब्लैक बॉक्स मिल गया है, और उसमें से जो डिटेल्स हमको पता पड़ेंगी उसके बाद इसका कंक्लूजन होगा। एक बहुत सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर, एयर मार्शल रैंक के ऑफिसर जो इसका ये कोड ऑफ इंक्वायरी कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इस कोड ऑफ इंक्वायरी में सब कुछ साफ होकर के आएगा और सब कारणों का हमको पता लगेगा, उससे हम लेसन निकाल पाएंगे, और आइंदा आने वाले समय में किस प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को हम विराम दे सकते हैं, वो सब मेरे हिसाब से साफ करके आ जाएगा। माथुर साहब, एक आखिरी सवाल केवल ये कि चूंकि आप भी ऐसे इलाकों में रहे हैं, दुर्गम इलाके जिन्हें हम कह सकते हैं आम भाषा में कि काफी दुर्गम इलाके होते हैं, दूर दराज के इलाके होते हैं, अक्सर जब भी इस तरह का कोई भी कई बार जैसे प्लेन क्रैश होता है, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, तो किस तरह का वहां का माहौल रहता है, और जहां पर आप बता रहे हैं कि कॉम्बिंग जो पहले से जहां पर थ्रेट्स वगैरह जो चल रही होती हैं, तो जाहिर सी बात है वहां सुरक्षा बंदोबस्त भी होते होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपको इन्हीं का किस्सा बताऊंगा, एक छोटी बात अपनी बताऊंगा, और जी। फिर जब जब ये 3 कोर में कोर कमांडर थे नॉर्थ ईस्ट में दीमापुर में, तब भी जी। इनके साथ यही हादसा हुआ था। एक छोटे एयरक्राफ्ट में ये अपने काम के लिए, ड्यूटी के लिए उड़े, और वो प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश हो वो गया। क्रैश हो गया, लेकिन वो उसमें ज्यादा इशू नहीं था कि सही जगह हुआ कैसे भी, अब उसकी डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जिस प्रकार के बहादुर, ब्रेव, आई मस्ट से ग्रेट मैन दैट ही वाज, उन्होंने 2 घंटे में नया जहाज, उसी टाइप का नया जहाज मंगवा करके और अपने काम के लिए चले गए। तो ये एक बात उनकी। जहां तक सवाल जो आपने पूछा कि वहां पर माहौल किस प्रकार का होता है, देखिए, ये ऐसा कोई हादसे के लिए तैयारी करके आप चीजों को डिप्लॉय नहीं कर सकते। हादसा कहीं भी हो सकता है, तो आप 5,000 एनडीआरएफ बटालियंस बना नहीं सकते कि आप हर कोने में देश के आप एनडीआरएफ बटालियन लगा देंगे। तो किसी भी डिजास्टर, के लिए किस्म का डिजास्टर है, किसी भी डिजास्टर से निपटने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियां होती हैं, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता है कि कोई भी इस प्रकार का डिजास्टर हो, उससे किस प्रकार से निपटा जाए, उसको अपने जो असेट्स उसके पास हैं इन चीजों को से निकलने के लिए, वो असेट्स उसको मालूम होते हैं। उसके अलावा आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन इतना नजदीक है, एयरफोर्स वाला वो अपने ऑर्गेनाइजेशन, उनकी अपनी रेस्क्यू टीम्स होती हैं, और जब भी इस प्रकार का कोई हादसा होता है, और खास करके जबकि कोई वीआईपी, इनफैक्ट कोई भी फ्लाइट बाय एयरबोर्न है, तो आप वो तमाम जो आपके एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उनको इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो जैसे ही कुछ इस प्रकार का हादसा, आई एम श्योर कि जैसे ही उनका कॉन्टैक्ट सुल्लूर एयरबेस से टूटा होगा, तो उन्होंने एक्टिवेट करना शुरू कर दिया होगा कि हमारी ये जो रेस्क्यू टीम्स हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स हैं, वो तैयार हो जाएं, हो सकता है देयर में बी रिक्वायरमेंट। तो ये होता है। तो इवेंचुअली जो डिजास्टर का रिलीफ है, वो जैसे चीफ सेक्रेटरी तमिलनाडु और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नीलगिरीज ने, उन्होंने अपने उसमें ले रखा है। तो ये काम इस प्रकार से किया जाता है। माहौल खराब होता है, जहाज में गिरते ही आग भी लग गई थी, तो उससे भी लोगों को बड़ी भारी परेशानी हो जाती है,
और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो उतना डिफिकल्ट हो जाता है। कभी इसमें ऐसा हादसा हुआ कि सारे लोग लगभग, एक को छोड़ के लगभग सारे लोग हताहत हो गए। तो जो इनहेरेंट रेस्क्यू मैकेनिज्म हो सकता था कि भाई 4 को लग गई और 3 बाकी हैं तो 3 लोग उनको मदद कर सकते हैं, वो भी इस वजह से नहीं हो पाया। तो जितने भी फास्टेस्ट पॉसिबल मैनर इन विच द रेस्क्यू टीम्स कुड बी सेंट वेर सेंट, और जो भी बेस्ट किया जा सकता था किया गया। और अभी एक एयरफोर्स ऑफिसर अभी अब जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे और वो फिर कुछ और डिटेल में इसके बारे में बता पाएंगे। हालांकि वो एक पैसेंजर थे, लेकिन वो चूंकि एयरफोर्स ऑफिसर हैं तो वो एयरफोर्स की और फ्लाइंग की और इसकी बारीकियों को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी वो अपनी सेंसेस में आएंगे और बातचीत करने की परिस्थिति में होंगे तो वो हमको कोई बहुत महत्वपूर्ण कड़ी लाके दे सकते हैं। ब्लैक बॉक्स से हमको काफी डिटेल्स मिल सकती हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि अपने टाइम में, वी मस्ट गिव देम टाइम, अपने टाइम में इसकी सही कारण और सही वजह पता पड़ पाएगी और हम इसको देख लेंगे। सैबोटाज का जो एंगल है उसको मैं नहीं मानना चाहता, लेकिन रूल आउट हम नहीं कर सकते। देखें क्या इसमें से फाइनल निकल के आता है। बिल्कुल सर, हमारी भी दुआ यही है कि जो अधिकारी इस समय जिंदगी की जद्दोजहद में हैं उन्हें जल्दी से जल्दी वो ठीक हो। तो जाहिर सी बात है कि वजह भी पता लगेगी, क्या रीजंस क्या यहाँ पर रहे वो भी जानकारी मिलेगी। और कम से कम कोशिश यही है कि कम से कम एक जिंदगी तो बच सके जो उसमें सवार थी। मेजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम सेना को हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, सैल्यूट, नमस्कार। जय हिंद।